सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। कोटड़ी वाली माई की जय हो, काली माँ की जय हो, बंगाल मेट क्षत्रिय संस्कार समाज की जय हो, जय हो। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 110 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, कलकत्ता निवासी आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब छत्रपाल जी, जुगल किशोर जी, सुगन साहब, यह जो है पेशे से विधि विशेषज्ञ है। इनका कार्य क्षेत्र है कलकत्ता और इनकी पैतृक भूमि है फतेहपुर जिला सीकर। आज मैं चैनल के माध्यम से हमारे भाताश्री को नम्रतापूर्वक विनंती करता हूँ कि वहाँ मेरे सीरियल मन की बात राजेश वर्मा के साथ के माध्यम से करे अपने मन की बात। आओ हम सब मिलकर सुनते हैं भ्राताश्री के मन की बात। जय अजमेर जी महाराज, जय भारत। मैं छत्रपाल सुगंध कलकत्ता निवासी राजेश भाई जी ढल्ला का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे एक शुभ अवसर दिया कि अपने समाज के मेड़ समाज के भाइयों बहनों से मैं अपने मन की बात कर सकूं। तो मैं अपने भाइयों बहनों के सामने प्रस्तुत हूँ अपने मन की बात करने के लिए। अपने बारे में मैं संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ मेरा कि मैं छत्रपाल सुगंध, मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर जी सुगंध, माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी और दादाजी मेरे स्वर्गीय चिरंजी लाल जी सुगंध थे। हम लोग पत्ता गली कलकत्ता के पुराने निवासी माने जाते हैं और मेरी शिक्षा बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एफसीएस कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी एडवोकेट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में हुई है। मैं अग्रणी अपने पढ़ाई में शुरू से ही बहुत मेहनती था और हमेशा एक नंबर की पोजीशन के लिए ही कार्यरत रहता था। कभी कभी मेरी पोजीशन 2 नंबर या 3 नंबर पे आ जाती थी, तो उस हालत में मुझे थोड़ा सा अफसोस होता था और मैं कोशिश करता था कि मैं 2 नंबर 3 नंबर नहीं 1 नंबर पे ही रहूँ। और मेरी उपलब्धियाँ भी कोई विशेष तो नहीं रही, लेकिन 1-2 काम मैंने ऐसे किए जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि हुई। एक मानवीय काम किया था मैंने। एक चीनी मिल में किसानों का बहुत रुपया बाकी हो गया था और राशन की चीनी कंपनी के पास थी, लेकिन वो बेच नहीं सकती थी क्योंकि राशन की चीनी थी। तो किसानों के हित के लिए फिर मैं कोर्ट में गया और कोर्ट से आदेश लेकर, कोर्ट से स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर चार्टर्ड प्लेन से कोर्ट के ऑफिसर को ले गया मैं चीनी मिल और माल बेच करके किसानों के पैसे किसानों को दिलवा दिए, जिससे किसानों के परिवार में खुशहाली आ गई। दूसरा एक मानवीय ये परिवेश का कार्यक्रम मैंने किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक छोटी म्यूनसिपैलिटी ने एक आवासन के अगल बगल में उन्होंने कचरा इकट्ठा बहुत करना शुरू कर दिया और वहाँ पर जो कलेक्टर साहब रहते थे उनका सहयोग उनको मिल रहा था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये इस तरह कचरा इकट्ठा हो रहा है, ये तो समाज के रहने वालों के लिए बहुत हानिप्रद है, तो आप कुछ करिए। मैं इसके विरुद्ध में फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दी और उसके बहुत बहस करने के बाद में उस म्यूनसिपैलिटी के ऊपर 45 लाख रुपए का जुर्माना किया गया और कलेक्टर साहब की सैलरी से 25,000 रुपये उसकी मासिक तनख्वाह से कट गए। इससे उन सबको सबक मिला कि ये गलत काम करना ठीक नहीं है। अब मैं अपनी बात
समाज के भाइयों बहनों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये है कि आजकल आजकल मोबाइल जो है इसका बहुत दुरुपयोग होने लग गया है हमारे समाज के बारे में, हमारे परिवार में, व्यवसाय में। तो मोबाइल फ़ोन से सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम लोगों का बहुत कीमती समय, भाइयों का, बहनों का, परिवार में बच्चों का, छात्र छात्राओं का, सबका समय जो है ये मोबाइल में बहुत बेकार सा हो रहा है। इसके लाभ कम हैं बल्कि हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। दिन में 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को ही करें, बाकी समय अपने काम में लगाएं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा और सबके लिए लाभकारी भी रहेगा। दूसरी बात, अब मैं पारिवारिक विषय के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे परिवार आजकल पाश्चात्य शैली को अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं। तो ये अंधाधुंध अनुकरण जो है ये सही नहीं है। ये हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए ये हानिकारक है। पाश्चात्य शैली में अनुकरण करते करते हम लोग छोटे परिवार, सुखी परिवार के नारे पे आ गए, जबकि हम लोग पहले संयुक्त परिवार के अनुयायी थे। हम लोगों का परिवार संयुक्त रहता था, बड़ा भले ही हो लेकिन सब लोग आनंद से, सुख शांति से, पारिवारिक शांति से रहते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने छोटा परिवार, सुखी परिवार का अपनाया है, ये नियम अपनाने लग गया, तो हम लोगों की सुख शांति कम हो गई और मुसीबतें और तकलीफ़ें बढ़ गई। तो मेरा अनुमान है, मेरा विचार है कि छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं होता है। संयुक्त परिवार, मिलजुल के जो परिवार में एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के साथ रह के जो हम लोग कर सकते हैं, वो छोटे परिवार अलग रहकर हम लोग एकल परिवार में वो सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि हम लोग जन्म किसी बच्चे का मनाते हैं तो केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इसकी बजाय अगर हम लोग दीप जलाएं, भगवान नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें, भजन कीर्तन करें, परिवार के लोग मिल के आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और शुभकामना जमाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा और सुख शांति देने वाला होगा। दूसरी बात, आजकल विवाह शादियों में इतनी फिजूल खर्ची अधिक हो गई है कि सामान्य व्यक्ति और सामान्य परिवार वाले को अत्यधिक कठिनाई का सामना जीवन पर्यंत तक करना पड़ जाता है। तो ये जो फिजूल खर्ची है, देखा देखी है और अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावा करने की जो परंपरा सी बन गई है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम लोगों को अपनी लिमिट में सब काम करने चाहिए और कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं उनको अपनाना हम लोगों के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। फूहड़ डांस, अश्लील डांस और वातावरण को बड़ा फिल्मी स्टाइल में करने का ये जो आजकल चलन चल गया है, ये सही नहीं है। शादी विवाह जो है एक संस्कार है, हम लोगों का पवित्र संस्कार माना गया है, जहाँ देवी देवताओं की उपस्थिति रहती है। उनकी साक्षी में हम लोग उनकी साक्षी में सब काम करते हैं, तो वहाँ पर वातावरण बड़ा पवित्र रहना चाहिए और ये सही वातावरण रहना चाहिए। वहाँ पर अश्लील डांस, फिल्मी डांस और ये कुछ आधुनिक के नाम पर फूहड़पना, ये ठीक नहीं लगता है। ये मेरे विचार हैं। अब आजकल एक प्री वेडिंग शूट का भी चलन चल गया है, जो कि और भी हानिकारक है और हमारे सामाजिक नियमों के विरुद्ध में है। प्री वेडिंग शूट में पहली बात तो खर्चे हज़ारों लाखों रुपए हो जाते हैं, और दूसरी बात जो वयस्क लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कुछ असावधानी या कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब होने वाले दूल्हे दुल्हन आपस में बाहों में बाहें डालकर और ये प्री वेडिंग शूट करके ये सब करते हैं, तो ये रील बनाते हैं, करते हैं। तो ये बुजुर्गों का एक तरह से
अप्रत्यक्ष अपमान सा होता है। वो अपने मन में ही रख लेते हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते, लेकिन ये उनके मन में तकलीफ़ ज़रूर होती है। इसलिए इन सब बातों का भी ध्यान रखना मेरे हिसाब से चाहिए कि हम लोग प्री वेडिंग शूट वगैरह ये सब आदि जो है ये इसका दुरुपयोग ये सब बंद कर दें। अंतर्जातीय विवाह भी आजकल बहुत होने लग गए हैं, जिसको भी जहाँ तक हो सके इसको सामाजिक रिश्तों में ही विवाह शादी आदि करने चाहिए। जहाँ तक हो सके हम लोगों को अंतर्जातीय विवाह जो है कम से कम करने चाहिए, ये मेरा विचार है। और एक पारिवारिक बात और है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, उन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चे बच्चियों को पाला है, तो वो अपेक्षा करते हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी, जब वो कुछ कमज़ोर हो जाएंगे तो बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनकी बेटे बहुएँ उनका ध्यान रखेंगी, उनकी सेवा करेंगी, समय पर दवा देंगी, उनकी सेवा करेंगी। तो मेरा ये निवेदन है बहुओं से, बेटों से और अपने परिवार के लोगों से कि जो भी वृद्ध जन हैं, वयस्क हैं, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी खूब सेवा करें। ये सुअवसर भगवान ने उनको दिया है और इसका पूरा लाभ उठाएं, और इसका जो पुण्य मिलेगा वो बहुत अधिक है। वो पैसे से और किसी भी चीज़ से पुण्य खरीदा नहीं जा सकता। ये सेवा करने का जो सुअवसर मिल गया है किसी को, तो उसका वो भरपूर लाभ उठाएं, खूब सेवा करें। उनका माता पिता का, दादे दादी का, उनका आशीर्वाद जो उनको मिलेगा वो जन्म पर्यंत तक रहेगा और उनकी सुख शांति में बहुत लाभकारी रहेगा। व्यवसाय के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि लालच के कारण हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि हमारे पुश्तैनी कारोबार को हमसे छीन कर दूसरे लोगों ने घुसपैठ करके उसमें हम लोगों से छीन लिया है। इसके लिए दोषी वो कम है, हम लोग स्वयं ही अपने को दोषी ज़्यादा मानना चाहिए। क्यों कि हम लोग बंगाली, मराठी और ब्राह्मण अन्य जातियों को अपने पुश्तैनी काम की बारीकियां जो है, हर काम में बारीकी होती है, तो वो बारीकियां हम लोगों ने उनको समझा दी, सिखा दी थोड़े से लालच के कारण, जिसके कारण उन्होंने अपनी सारी घुसपैठ अपने समाज के काम में घुसपैठ बना ली और वो हम लोगों से आगे निकल गए। आज हम लोगों के अपने कारीगर, हम लोगों के अपने समाज के लोग काम के लिए तरस रहे हैं, काम के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है और शुरू में कम का लालच दे करके दूसरी जाति के लोग हम लोगों से काम ले करके आज वो संपन्न हो गए, आज वो अधिक बड़े व्यापारी बन गए और हम लोग अपने ही काम में जानने वाले लोग पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते चले गए और अभी भी पिछड़ते ही जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो भामाशाह टाइप के जो समृद्ध व्यवसायी हैं, उनको हमारे समाज के लोगों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए, कुछ उनको रेफरेंस देना चाहिए कि हमारे समाज के भाई बहन कुछ इस काम में आगे बढ़ें ताकि उनका परिवार भी ठीक से चले। एक दूसरी और आजकल एक चाल हो गई है कि शेयर और NCX में लोग ट्रेड करने लग गए हैं। अधिकतर लोगों को ये लग रहा है कि ये एक बहुत आसान सा जरिया है, इसमें हम लोग कमा सकते हैं पैसा, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो शेयर और NCX ट्रेडिंग जो है, ये इसमें इतना लालच दिया जाता है कि आप कम पूंजी लगाकर 10 गुना उससे व्यवसाय कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है, जबकि इसका उल्टा ही होता है। कुछ नियम ऐसे हैं इस NCX के और शेयरों के, जिसके कारण अगर आपकी पूंजी कम है और आप ज़्यादा का व्यवसाय करते हैं तो आपको हानि होनी निश्चित है, आपकी हानि ही होगी, आपको लाभ कभी नहीं हो सकता है। इस बात को लोग समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये
ये दलालों की और व्यवसाय की एक बारीकियां हैं जो हम लोग, जो साधारण लोग नहीं जानते। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो भाई बहन भी इस तरह के अधिक शक्ति से, अपनी शक्ति से अधिक शेयर या MCX की ट्रेडिंग करें, वो कृपया ना करें, क्योंकि इसमें उन्हें लाभ होने की बजाय हानि होने की बहुत अधिक संभावना है। इस काम में अपनी शक्ति से ज़्यादा लोग काम करने लग जाते हैं क्योंकि सुविधा मिल जाती है, और इस कारण से, सुविधा मिलने से लोग उसमें 10 में से 9 लोग तो हानि उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, और उसमें 10 में से कोई एक व्यक्ति वो है इसमें लाभ उठाता है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि इस काम में भी जहाँ तक हो सके दूर रहें इस काम से। अब मैं कुछ संगठन के बारे में बोलना चाहता हूँ। संघे शक्ति कलयुगे, संघ में ही शक्ति है, संगठन में शक्ति है, और अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से विरुद्ध में रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो उसमें सभी का नुकसान है, सिर्फ एक का नहीं, सबका नुकसान है। अहम को त्याग करने की भावना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पद को प्राप्त करने के बाद में उस पद पे चिपके रहना, वर्षों तक उस पे चिपके रहना, ये अन्याय है। ये संगठन के नियम के विरुद्ध है। किसी भी पद पर 1 या 2 साल तक के लिए निर्वाचन किया जाता है या सम्मान मिलता है, हो जाता है, लेकिन 1 या 2 साल या समय, जो भी समय सीमा है, उसके बाद में पदाधिकारियों को वो पद स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, ताकि नए लोगों को अवसर प्राप्त हो, वो कुछ समाज के लिए वो भी कर सकें और दूसरों को भी अवसर मिल जाए, हो सकता है उनसे अधिक वो बेहतर काम कर सकें। इसलिए संगठन में अहम की भावना को त्यागना बहुत ज़रूरी है। पद पे काबिज रहना ये अच्छा नहीं है, और सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादा दूसरों को भी मौका 1-2 साल बाद में दिया जाना चाहिए, ताकि सभी काम अच्छा कर सकें। एक युवा युवतियों के लिए भी मैं व्यक्तिगत बोलना चाहता हूँ कि आजकल ये हर प्रोग्राम में भजन कीर्तन हो, कहीं भी हो, आजकल फूहड़ डांस, फिल्मी डांस, टीवी रील बनाना, ये सब भाइयों और बहनों दोनों ही आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, जो कि ठीक नहीं है। भक्ति का कार्यक्रम तो भक्ति के लिए होना चाहिए। बाकी सभी काम जो है ये फिल्मी स्टाइल में करना, डांस करना, ये हम लोगों को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत कम से कम होना चाहिए। हम लोगों को शक्तिशाली बनना है। यहाँ तक कि बहनों बेटियों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखने चाहिए, शारीरिक शक्तिशाली बनना चाहिए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। डांस और ये सब उनके जीवन में उतना काम नहीं आएगा जितनी उनकी अगर आंतरिक और बाहरी शारीरिक शक्ति उनमें रहेगी, उनमें मनोबल मजबूत रहेगा, तो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगी और किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये क्रिकेट देखना, फिल्म, टीवी, ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, और देश प्रेम, देशभक्ति की भावना युवाओं में, युवतियों में ये ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि हम लोग संगठित भी हो सकें और अपने देश की भी सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। इस तरफ ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। मैं राजेश भाई जी का, फिर गल्ला जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने भाइयों बहनों से अपने मन की बात कहने का। मैंने अपनी मन की बात अपने सब भाइयों बहनों से, अपना परिवार समझ के, छोटे बड़ों से सबसे की है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, मेरी बात अगर नहीं रहती, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मुझे अवसर मिला उसके लिए आप सबको धन्यवाद। जय अजमेर जी महाराज, जय भारत, धन्यवाद।